प्यारे बच्चों, आज हम लोग एमएससी के सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है ये बेसिकली। एलिमिनेशन रिएक्शन हम एक एग्जांपल दे के आपको समझाना चाहते हैं। सपोज करिए सबस्ट्रेट है और इसको हम एल्कोहलिक क्वेज से रिएक्ट करते हैं, तो इस सबस्ट्रेट से यहाँ से हैलोजन और यहाँ से H निकल जाता है और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अगर इसको हम लें तो ये एल्किल हैलाइड है। तो इसी बिहाफ पे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन है क्या? जब किसी भी सबस्ट्रेट में से दो ग्रुप या एटम निकल जाएं विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन, बिना किसी के सब्स्टिट्यूशन के, तो उस रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी इसका मतलब हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, एलिमिनेशन reaction defined as the reaction in which the two group or atoms remove from substrate or reactant without any replacement of group or atom from reactant। तो इस तरह से हमको डिफाइन कर सकते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच द टू ग्रुप्स और एटम्स रिमूव फ्रॉम सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट विदाउट एनी रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप और एटम फ्रॉम द रिएक्टेंट। जैसे हमने इस एग्जांपल को लिया है, इस सबस्ट्रेट में से एक्स यहाँ हैलोजन निकलता है और यहाँ से एच निकलता है, दो एटम निकल जाते हैं और ये एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये बेसिक सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शंस को हमने डिफाइन किया है कि एलिमिनेशन रिएक्शन है क्या। एलिमिनेशन रिएक्शन जस्ट इट इज़ ए अपोजिट रिएक्शन ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं। एडिशन रिएक्शन में सपोज करिए एल्कीन पे हम Br2 का एडिशन कराते हैं, दोनों Br मॉलिक्यूल इस पे जुड़ जाता है, तो ये हमारा एडिशन रिएक्शन कहलाता है। जस्ट इसी का अपोजिट होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि सबस्ट्रेट पे दो एटम या ग्रुप ऐड हो जाते हैं विदाउट एनी एलिमिनेशन ऑफ एनी एटम फ्रॉम द सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट। मतलब कि रिएक्टेंट से कोई भी ग्रुप या एटम निकले ना और दो एटम या ग्रुप सबस्ट्रेट पे अटैच हो जाए, तो इसको हम लोग एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और जस्ट इसी का अपोजिट ये एलिमिनेशन रिएक्शन है कि जब दो ग्रुप किसी भी सबस्ट्रेट में से निकल जाएं विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन, ये एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाए। एलिमिनेशन रिएक्शंस को डिवाइड किया गया है। किस तरह से इसका डिवीज़न होता है एलिमिनेशन रिएक्शन का, वो हम लोग अब देखते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमिनेटिंग ग्रुप्स और एटम्स। एलिमिनेशन reaction divided into
फॉलोइंग कैटेगरीज, फॉलोइंग कैटेगरीज मतलब कि जो दो ग्रुप एलिमिनेट हो रहे हैं उनके रिलेटिव पोजीशन, यहाँ हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशंस ऑफ एलिमिनेटिंग ग्रुप्स और एटम्स, एलिमिनेशन रिएक्शंस डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। पहला जो रिएक्शन होता है जिसको हम लोग अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं, अल्फा एलिमिनेशन को हम लोग 1-1 एलिमिनेशन भी कहते हैं। ठीक, दूसरा होता है बीटा एलिमिनेशन जिसको हम लोग 1-2 एलिमिनेशन भी कहते हैं। तीसरा होता है गामा एलिमिनेशन जिसको हम लोग 1-3 एलिमिनेशन भी कहते हैं। और इन रिएक्शंस को कैसे हम लोग डिवाइड एंड सो ऑन और भी होते हैं, लेकिन जनरली यही तीन को हम लोग डिस्कस करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है हमारा वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। अल्फा एलिमिनेशन जिसका नाम 1-1 एलिमिनेशन है, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जब दोनों एलिमिनेटिंग ग्रुप एक ही सेंटर से निकलें, 1 पोजीशन से ही निकलें, तो इनको हम लोग अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं। बीटा एलिमिनेशन का मतलब जब दोनों एक 1 पोजीशन से निकले, दूसरा एडजेसेंट पोजीशन से निकले, तो बीटा एलिमिनेशन के अंतर्गत आता है। गामा एलिमिनेशन में एक 1 पोजीशन से निकले और दूसरा जो है 3rd पोजीशन से निकले। हम लोग ये एग्जांपल लेके इसको देख सकते हैं। जैसे हम लोग अल्फा एलिमिनेशन की बात करें, सबसे पहले अल्फा एलिमिनेशन में जैसे ये क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 है, और जब हम इसको OH- से रिएक्ट करते हैं तो OH- हाइड्रोजन यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर लेता है, कार्बन आयन बनता है और ये तुरंत यहाँ से Cl निकल जाता है और ये CCl2 कार्बिन, यानी कि बाई वैलेंट कार्बिन का फॉर्मेशन होता है और ये अनस्टेबल होता है। इसीलिए अल्फा एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कुछ एग्जांपल्स में होते हैं। जैसे अब अगर आप यहाँ ध्यान दें तो OH- हाइड्रोजन को जिस कार्बन से निकाला है उसी सेंटर से फिर Cl भी निकला है, यानी कि एक ही पोजीशन से दोनों एलिमिनेटिंग ग्रुप निकले हैं। इसलिए हम इस एलिमिनेशन को हम लोग 1-1 एलिमिनेशन या फिर अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं। 1-1 एलिमिनेशन या अल्फा एलिमिनेशन। इस एलिमिनेशन में बाईवैलेंट कार्बिन का फॉर्मेशन होता है और ये काफ़ी अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल इसलिए क्योंकि यहाँ कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, यहाँ पे कार्बन पे ऑक्टेट में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अनस्टेबल होता है। तो ये अल्फा एलिमिनेशन का एक एग्जांपल हम लोग दिए हैं और आप जानते हैं इसका यूज़ हम लोग रीमर टीमैन रिएक्शन में भी करते हैं। दूसरा जो एलिमिनेशन है वो है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन का मतलब ये है बीटा एलिमिनेशन का मतलब ये है, चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, सपोज करिए कि ब्रोमीन है, तो ये कार्बन अल्फा होगा और ये कार्बन बीटा होगा। एक अल्फा कार्बन से निकलेगा और दूसरा बीटा कार्बन से निकलेगा, तो इस तरह के एलिमिनेशन को हम लोग बीटा एलिमिनेशन या हम 1-2 एलिमिनेशन कहते हैं। तो इसमें एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि बीटा एलिमिनेशन में हमेशा
पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, या तो एल्कीन बनेगा और कुछ केसेस में एल्काइंस भी बनते हैं। तो ये बीटा एलिमिनेशन है। यहीं पे अगर हम गामा एलिमिनेशन की बात करें, गामा एलिमिनेशन की, तो गामा एलिमिनेशन का मतलब होता है कि सपोज करिए यहाँ से x, ये अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ से x निकला और यहाँ से H निकला, तो ये साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। गामा एलिमिनेशन में ऑलवेज साइक्लिक कंपाउंड बनता है और ये भी बहुत कम होते हैं। एक्चुअली ये गामा एलिमिनेशन यूँ समझिए कि इट इज़ ए टाइप ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये आपका इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, मतलब यहाँ से हम हाइड्रोजन अपस्टेट कराते हैं, कार्बन आयन बनता है, कार्बन आयन को इस पर अटैक कराते हैं, हैलोजन निकल जाता है। तो ये गामा एलिमिनेशन कहलाता है, क्योंकि निकलने वाले एक अल्फ़ा से निकलता है और दूसरा गामा पोजीशन से, तो ये गामा एलिमिनेशन कहलाता है। ये 3 कैटेगरी है एलिमिनेशन के। जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है वो है बीटा एलिमिनेशन, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा होने वाला बीटा एलिमिनेशन, तो हम लोग बीटा एलिमिनेशन इसके बारे में पढ़ेंगे। बीटा एलिमिनेशन क्या होता है। बीटा एलिमिनेशन को फर्दर डिवाइड किया जाता है, और डिवाइड इस बिहाफ पे किया जाता है मैकेनिज्म के बिहाफ पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म बीटा एलिमिनेशन सब डिवाइडेड into 3 कैटेगरीज। और कौन कौन सा कैटेगरी है? पहला जो होता है वो होता है ईवन रिएक्शन का मतलब इसको हम लोग यूनी मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। E स्टैंड फॉर एलिमिनेशन एंड 1 स्टैंड फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। दूसरा जो होता है वो होता है E2 मतलब बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ये बाई मॉलिक्यूलर, E मीन्स एलिमिनेशन एंड 2 स्टैंड फॉर बाई मॉलिक्यूलर। तीसरा E1CB रिएक्शन। E1CB मीन्स यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस। ये स्पेशल टाइप का एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये 3 बीटा एलिमिनेशन को फर्दर सब डिवाइड करते हैं 3 में, E1 और ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म के बेसिस पे। इन तीनों का मैकेनिज्म अलग अलग है। E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन एंड E1CB एलिमिनेशन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस। इनको हम तीनों को एक साथ, थोड़ा सा हम मैकेनिज्म इसको डिटेल में आपको बताते हैं एक साथ। उसके बाद बारी बारी से E1, E2 और E1CB को हम लोग पढ़ेंगे। किस तरीके का इसमें मैकेनिज्म होता है इन तीनों में, उसको हम एक चार्ट के थ्रू आपको बताएंगे। सपोज करिए कि ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, और इस सबस्ट्रेट से सीधे पता चल रहा है कि हमारे एलिमिनेटिंग जो ग्रुप हैं, यहाँ से हैलोजन है और यहाँ से हाइड्रोजन, क्योंकि चूँकि बीटा एलिमिनेशन है
तो दोनों का पोजीशन एडजेसेंट होना चाहिए, एडजेसेंट सेंटर से ये एलिमिनेट करेंगे। सपोज करिए कि अगर हम इवन रिएक्शन से हम लोग जा रहे हैं, इवन रिएक्शन से हम लोग जा रहे हैं, तो 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। 3 पॉसिबिलिटी कौन सी बनती है? एक पॉसिबिलिटी बनती है कि CX बॉन्ड पहले टूट जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि CH बॉन्ड पहले टूट जाए, और तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि CX और CH दोनों साथ साथ टूटे। इन्हीं 3 पॉसिबिलिटी के बेसिस पे इनको 3 तरीके से डिवाइड किया गया, जो हमने E1, E2 और E1 CB की बात की। E1 रिएक्शन जो होता है इसमें CX बॉन्ड पहले टूटता है, मतलब इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वो ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, मतलब CX बॉन्ड पहले टूटेगा। इसी तरह से जब हम E2 की बात करते हैं, E2 रिएक्शन की, E2 रिएक्शन में CX बॉन्ड एज वेल एज CH बॉन्ड बोथ ब्रेक साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ ब्रेक होते हैं, और दोनों साथ साथ ब्रेक होंगे तो इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा X, और जब साथ साथ ब्रेक होंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होगा R, और यहाँ पे H। ये ट्रांजिशन स्टेट इसमें आपका एल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट, एल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। यहाँ पे जब ये निकलेगा तो इस पे पार्शियल निगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये हम कह सकते हैं कार्बोकैटायन टाइप। और यहाँ पे जो एल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट आपका तैयार हो रहा है। तीसरा कंडीशन हमने बताया, वो कंडीशन आता है E1 CB। E1 CB मैकेनिज्म क्या है? E1 CB में पहले CH बॉन्ड ही ब्रेक कर जाता है, पहले CH बॉन्ड ही ब्रेक कर जाएगा, और जब CH बॉन्ड यहाँ ब्रेक करेगा तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट बनेगा वो कार्बेनायन लाइक इंटरमीडिएट, कार्बेनायन यहाँ पे जनरेट होगा। तो बेसिकली हमने इसलिए तीनों को एक साथ दिखाया ताकि इन तीनों में आपको अंतर पता चल जाए कि इन तीनों के मैकेनिज्म के बिहाफ पे हम लोग कैसे अलग कर रहे हैं। 2 बॉन्ड हमें ब्रेक करने हैं, और इस 2 बॉन्ड को ब्रेक करने का 3 तरीका है। पहला तरीका जो E1 मैकेनिज्म में होता है, CX बॉन्ड पहले ब्रेक हो जाए, बाद में CH बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक। दूसरा जो तरीका है, दोनों CH और CX बॉन्ड दोनों साथ साथ ब्रेक हों तो एल्कीन लाइक कैरेक्टर जनरेट होगा, और यहाँ पे जब CX बॉन्ड पहले ब्रेक हुआ तो कार्बोकैटायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट जनरेट होगा। तीसरा जो तरीका था, हाइड्रोजन CH बॉन्ड पहले निकल जाए, CH बॉन्ड पहले निकल जाए तो यहाँ पे कार्बोनायन लाइक टाइप ट्रांजिशन या इंटरमीडिएट बनेगा। 3 टाइप के रिएक्शंस को हम लोग डिटेल में पढ़ना है, एक साथ हमने तीनों को बता दिया। अब हम लोग डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन, E1 रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं। E1 रिएक्शन की बात करने से पहले हम एक चीज़ थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहते हैं, और वो डिस्कशन है एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि सब एल्किल हैलाइड ही एलिमिनेशन देता है और एल्किल हैलाइड ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो कौन सा एल्किल हैलाइड किस कंडीशन में एलिमिनेशन रिएक्शन देगा और कौन सा एल्किल हैलाइड किस कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सपोज करिए कि हमने एक सबस्ट्रेट लिया,
हमने ये सबस्ट्रेट लिया है, ये आपका एल्किल हैलाइड है, ये आपका एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड के बारे में जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, तो एल्किल हैलाइड में 2 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स होते हैं। और कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हैं यहाँ पे? पहला जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये है अल्फा कार्बन, और दूसरा जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो बीटा हाइड्रोजन। ठीक, जैसे हम लोग जनरली हम लोग कहते हैं, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम जब भी बात करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल किसी एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दे, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक, दूसरा जब एलिमिनेशन रिएक्शन की हम बात करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन की जब हम बात करते हैं, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग कहते हैं यहां भी हम लोग बेस लेते हैं। एक्चुअली बेस सभी न्यूक्लियोफाइल, सारे न्यूक्लियोफाइल में बेसिक नेचर होता है और सभी बेस में न्यूक्लियोफिलिक नेचर होता है। तो हम इसको ऑब्लिक करके न्यूक्लियोफाइल भी कर सकते हैं, ऑब्लिक करके न्यूक्लियोफाइल भी कर सकते हैं। ऑल न्यूक्लियोफाइल आल्सो बिहेव्स एज बेस एंड ऑल बेस आल्सो बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल। डिपेंड करता है कि कब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, कब वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। उसके न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी के बारे में अभी बाद में हम आएंगे। पहले हम यहाँ पे देख लें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल वो आपके अल्फा कार्बन पे अटैक करता है और हैलोजन निकल जाता है। यानी कि जो हम यहाँ पे दिखा रहे थे, अल्फा सेंटर जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था, यहाँ पे अटैक करता है। ठीक, दूसरा एलिमिनेशन में क्या है? एलिमिनेशन में भी न्यूक्लियोफाइल है, जो बेस होगा वो न्यूक्लियोफाइल ही है, कुछ अलग नहीं है। न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे ना अटैक करके वो यहाँ हाइड्रोजन पे अटैक कर जाता है, हाइड्रोजन पे अटैक करता है इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो हमने यहाँ दिखाया है, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, तब ये एलिमिनेशन हो जाता है और यहाँ एल्कीन बनता है। इट मीन्स, इसका मतलब ये है, when nucleophile attack on alpha carbon, then the alkyl halide gives substitution reaction, and when nucleophile attack on beta hydrogen, it is also electrophilic in nature। इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बहुत हल्का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है। जब इस पे अटैक करेगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। अब बात ये आती है कि कौन से न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेंगे अल्फा कार्बन पे, और कौन से न्यूक्लियोफाइल हमारे बीटा सेंटर पे अटैक करेंगे, ये जानने वाली बात है। तो इसको जानने के लिए हमें थोड़ा हार्ड और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में जानना पड़ेगा। कौन से हार्ड इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, कौन से सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताएं, ये जो सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, ये सॉफ्ट सेंटर होता है, सॉफ्ट सेंटर होता है। ठीक, और ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, ये हार्ड सेंटर होता है, हार्ड सेंटर होता है। ठीक, तो अब तो काम आसान हो गया। अगर ये सॉफ्ट सेंटर है, इट मीन्स दैट यहां पे इस अल्फा कार्बन पे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा, और ये हार्ड सेंटर है, इट मीन्स दैट यहां पे जो अटैक करेगा वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहां पे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, यहां पे हार्ड न्यूक्लियोफाइल। ठीक, अब बात ये आती है कि हम इस सेंटर को सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्यों कह रहे हैं और इस सेंटर को हम हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्यों कह रहे हैं, इसकी भी बात आती है। जैसे हार्ड न्यूक्लियोफाइल और
सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं, वैसे इसके हार्डनेस और सॉफ्टनेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा हम इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर की तरफ जाते हैं। अगर हम इस एल्किल हैलाइड की बात करें तो ये इसका सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है, सिग्मा स्टार ऑफ CX का सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है। और जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कोई देता है, जैसे ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, इट मीन्स दैट दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन सिग्मा स्टार ऑफ CX बॉन्ड। यह न्यूक्लियोफाइल इसके सिग्मा स्टार पे अटैक कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक अल्फा कार्बन जो इलेक्ट्रोफिलिक है वो ड्यू टू सिग्मा अल्फा कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक ड्यू टू सिग्मा स्टार, किसका? CX बॉन्ड के सिग्मा स्टार की वजह से है। ठीक, दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अब इसको हम लोग सॉफ्ट सेंटर क्यों कह रहे हैं? सॉफ्ट सेंटर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चूंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो सिग्मा स्टार, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ जो सिग्मा स्टार है इसकी एनर्जी जो होगी वो लो एनर्जी ड्यू टू मोर नेगेटिविटी ऑफ X। हैलोजन के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसके सिग्मा स्टार की एनर्जी कम हो जाती है, और जब सिग्मा स्टार की एनर्जी कम हो जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल जो कि होमो की तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज बिहेव्स एज होमो, और इसका सिग्मा स्टार जो कि लूमो की तरह बिहेव करता है। तो जब इसके सिग्मा स्टार की एनर्जी कम रहेगी तो कोई भी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल भी उस सिग्मा स्टार पे अटैक कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर सिग्मा स्टार की वजह से है, और सिग्मा स्टार की एनर्जी कम होने की वजह से यह सेंटर क्या हो जा रहा है? सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जा रहा है। ठीक, अब हम लोग आते हैं इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की बात करते हैं, इस सेंटर की बात करते हैं। यहाँ पे इस कंडीशन में CH सिग्मा स्टार की बात करें तो इस CH सिग्मा स्टार की एनर्जी हाई एनर्जी होगा। क्यों? ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव C एंड H एटम। C और H एटम के लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहां इस सिग्मा स्टार की एनर्जी ज़्यादा होगी, और जब इस सिग्मा स्टार की एनर्जी ज़्यादा होगी तो जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए इट मीन्स होमो वो स्ट्रांग होना चाहिए, तभी वो उसको रिएक्ट कर पाएगा। ठीक, तो इसलिए यह जो सेंटर है, इस सेंटर बीटा हाइड्रोजन सेंटर हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इसलिए है क्योंकि इसके CH सिग्मा स्टार की एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे अटैक वही करेगा जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा। तो बिल्कुल एक सिंपल सा हार्ड और सॉफ्ट के बेसिस पे हमने इसको आपको बताया है कि कैसे हार्ड है और कैसे कोई सेंटर सॉफ्ट है। तो इट मीन्स दैट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द इंटरेक्शन बिटवीन soft electrophilic center and soft nucleophilic center, and elimination reaction is the interaction between hard electrophilic center with hard nucleophilic species। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। इट मीन्स दैट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज सॉफ्ट इंटरेक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन इज हार्ड इंटरेक्शन। और हार्डनेस और सॉफ्टनेस हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल पे हमने बता दिया कि कैसे कौन सा हार्ड है कौन सा सॉफ्ट है। जैसे हम आपको एग्जांपल कुछ बता दे रहे हैं, हार्ड न्यूक्लियोफाइल कौन होंगे और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कौन होंगे। देखिए, बेसिकली हार्ड जो न्यूक्लियोफाइल होता है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो स्मॉल साइज के होते हैं,
जैसे OH माइनस। H2O को भी हम हार्ड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर लेते हैं F माइनस। जिस पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो और जिसका जो डोनर एटम हो उसकी साइज छोटी हो, तो ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। इसी तरह से अगर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की बात करें, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की, तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे? सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल जैसे RS माइनस, PPS3P। मतलब सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल वो होंगे जिनका डोनर एटम की साइज बड़ी होगी और जिनका जो चार्ज है वो डिफ्यूज होगा, या हम कहें उनका स्पेशल एक्सपोजर ज़्यादा होगा, तो ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल में आएंगे। कुछ बॉर्डर लाइन के भी होते हैं, बॉर्डर लाइन न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं। बॉर्डर लाइन में जैसे CN माइनस, ये बॉर्डर लाइन में है, N3 माइनस, ये बॉर्डर लाइन न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, तो एक बेसिक हमने थोड़ा सा बताया हमने। हार्ड न्यूक्लियोफाइल जिसका डोनर एटम छोटा हो, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और जिसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो। और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल जिसका डोनर एटम बड़ा हो, लाइक सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सारे। और चार्ज डेंसिटी, इनका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा नहीं होता है। ज़्यादा मीन्स इनका दो ही लोन पेयर, थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा होता है। जब एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। हम कह सकते हैं चार्ज डेंसिटी इसकी कम होगी। ठीक, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम इसमें डिस्कस करना चाहते हैं, जब यहाँ तक हम लोग आ गए हैं तो एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग डिस्कस कर लें कि किसी भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का जो इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, इंट्रैक्शन की हम बात करें, जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, मतलब एक दूसरे से अटैच होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स लूमो एंड न्यूक्लियोफाइल मीन्स होमो। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स लूमो, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड न्यूक्लियोफाइल इज होमो। ये किस तरह का इंट्रैक्शन होता है और कौन कौन सी चीज़ें गवर्न होती हैं? तो हम आपको यहाँ बता दें कि जब ये इंट्रैक्शन होता है तो दो चीज़ें गवर्न करती हैं। इस इंट्रैक्शन को दो चीज़ें गवर्न करती हैं। पहला, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, दूसरा ऑर्बिटल इंट्रैक्शन। इन दोनों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जनरली ज़्यादा से ज़्यादा जो रिएक्शंस होते हैं वो दोनों चीज़ें रखते हैं, लेकिन बहुत सारे रिएक्शंस में इनमें से एक चीज़ ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है दूसरे पे, और ये किस तरह से इसकी डोमिनेंसी होती है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें कि कैसे ये दोनों इंट्रैक्शन की हम बात करते हैं। तो इन जनरल हार्ड इलेक्ट्रोफाइल और हार्ड न्यूक्लियोफाइल, interaction between hard electrophile and hard nucleophile is governed by electrostatic attraction between charges. ठीक, in general interaction between hard nucleophile and hard electrophile is governed by electrostatic interaction. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन मतलब ये है कि जब हार्ड न्यूक्लियोफाइल और हार्ड इलेक्ट्रोफाइल जब एक दूसरे करीब आते हैं तो यहाँ जो रिएक्शन या अटैच होने का जो फैक्टर गवर्न करेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन गवर्न करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बताएं, फॉर एग्जांपल जैसे कार्बोनिल ग्रुप
और इसका रिएक्शन हम वाटर से कराएं, इसका रिएक्शन हम वाटर से कराते हैं। ठीक, कार्बोनिल ग्रुप पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे निगेटिव चार्ज, और जानते हैं ये पोलराइजेशन की वजह से पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है। ठीक, वाटर जो होता है वो हार्ड होता है, हार्ड सेंटर, हार्ड न्यूक्लियोफाइल, और यहां पे इस पे चार्ज होने की वजह से ये सेंटर भी क्या हो गया, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, तो यहां पे जो इंट्रैक्शन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब सोच रहे हैं वाटर से कैसे अट्रैक्शन होगा, वाटर से इस तरह से अट्रैक्शन होगा। वाटर की बात करें तो यहाँ पार्शियल निगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, तो ये पार्शियल निगेटिव इसको इंट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। और आप जानते हैं ये विसिनल डाइऑल बनाता है ये इस तरह से। तो यहाँ जो इंट्रैक्शन हुआ, यहाँ पे जो गवर्न कर रहा है इस रिएक्शन को, जो गवर्न कर रहा है वो कौन सा गवर्न कर रहा है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस। बिटवीन चार्जेस मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक चार्ज एंड न्यूक्लियोफिलिक चार्ज। जैसे कार्बोनिल कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज, ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल है और ये सेंटर हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक है क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये इसका निगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, उसी अट्रैक्शन की वजह से ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो होगा वो गवर्न तब होगा, या ये इसकी यूटिलिटी तब होगी जब हमारे दोनों इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल हार्ड हो। ठीक, दूसरा ऑर्बिटल इंट्रैक्शन की बात करें तो ऑर्बिटल इंट्रैक्शन तब डोमिनेट करता है जब हमारे होमो और लूमो के ऑर्बिटल इंट्रैक्ट करते हैं। जैसे एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम बात करें तो जैसे भी हमने बताया आपको RX एंड OH माइनस, RX एंड OH माइनस। यहां देखिए, यहां पे ये सेंटर या हम इसको दूसरा थोड़ा एग्जांपल लें इसमें, जैसे एडिशन ऑफ Br2 ऑन एल्कीन। एल्कीन की हम बात करते हैं, एल्कीन की बात करते हैं। एल्कीन की अगर हम बात करते हैं तो ये एल्कीन है आपका, और Br की बात करें तो नेट में एक बार CSIR नेट में एक बार यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन दो मॉलिक्यूल में जो इंट्रैक्शन होता है वो किसका होता है, मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल है। चूंकि यह इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल है, न्यूट्रल होने की वजह से ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है, ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक, और ये न्यूक्लियोफाइल है और ये भी क्या है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। जो पाई बॉन्ड होते हैं एल्कीन या एल्काइन के, वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब बात यह आती है कि जब ये भी सॉफ्ट और ये भी सॉफ्ट, तो यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन गवर्न नहीं करेगा रिएक्शन को, यहां ऑर्बिटल इंट्रैक्शन गवर्न करेगा। और ऑर्बिटल इंट्रैक्शन क्या होगा, इस CH, इसका CC डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसका Br2 का जो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल होगा, इसका पाई बॉन्डिंग इसके सिग्मा स्टार से इंटरेक्ट करेगा। तो यहां पे जो गवर्न हो रहा है, ये यहां पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ही अटैच हो रहे हैं, लेकिन गवर्न कौन कर रहा है, ऑर्बिटल इंटरेक्शन। ऑर्बिटल इंटरेक्शन या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन। इन दिस केस पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ CC डबल बॉन्ड इंटरेक्ट विथ वैकेंट सिग्मा स्टार ऑर्बिटल ऑफ Br बॉन्ड। तो इस इंटरेक्शन की वजह से ये रिएक्शन होता है। तो मेरे कहने का सेंस बस इतना है कि जब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अटैच होते हैं तो वो अटैचमेंट, वो बॉन्डिंग, दो फैक्टर गवर्न करता है। पहला फैक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस और दूसरा फैक्टर ऑर्बिटल इंट्रैक्शन।
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कब होता है? मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में ये दोनों रहते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, लेकिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन डोमिनेट करेगा। यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि ऑर्बिटल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है। तो मोस्टली रिएक्शन में ये दोनों इफेक्ट रहते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन में एक ज़्यादा डोमिनेट करता है और एक कम डोमिनेट करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की जब हम बात करते हैं, ये तब होता है जब न्यूक्लियोफाइल भी हार्ड हो और इलेक्ट्रोफाइल भी हार्ड हो। जब दोनों हार्ड होंगे तो उस पर चार्जेस ज़्यादा होंगे, चार्जेस ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो उनमें अट्रैक्शन होगा, जैसा कि ये एग्जाम्पल है। और ऑर्बिटल इंटरेक्शन कब गवर्न करेगा? जब न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों सॉफ्ट हों। जब सॉफ्ट होंगे तो चार्जेस बहुत ज़्यादा रहेंगे नहीं, तो ऑर्बिटल इंटरेक्शन करके वो चार्ज डेवलप करेंगे और रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। तो ये हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियोफाइल यानी बेस को किस तरह से रिएक्शन को गवर्न करता है, उसके बारे में हम लोगों ने ये देखा। आगे के लेक्चर में हम लोग E1 और E2 रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे।